नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए द हिंदी एडिटोरियल के एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 27 अप्रैल 2018 फ्राइडे। मैं हूं करदम रावल। तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि 13 मई 2018 को हमारा वीडियो कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, जिसके अंदर आपको 8 सब्जेक्ट्स यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन के वीडियो कोर्स मटीरियल के साथ दिए जा रहे हैं 4999 रुपीज में। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इस कोर्स को अवेल करने के लिए आपको 13 मई 2018 से पहले अपनी डिटेल शेयर करनी है info@upscisexam.com के ऊपर। और आप मंथली करंट अफेयर भी हमारी वेबसाइट से एक्वायर कर सकते हैं www.upscisexams.com के ऊपर। सो गाइस, अ ग्रेट डील, गो फॉर इट। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आज का रोड मैप किस तरह से रहेगा। पहले तो आर्टिकल्स हम देखेंगे, उसके बाद जो उनमें से डिस्कसेबल आर्टिकल्स है, सेविंग अफगानिस्तान और एनाटॉमी ऑफ रिसेट, तो ये दोनों आर्टिकल जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ दोनों आर्टिकल्स के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है। पहला जो आर्टिकल है वो अफगानिस्तान के रिलेटेड है, दूसरा जो आर्टिकल है वो इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर। और जो हाल के अंदर जो भारत के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट के बीच में जो समिट हो रही है, अभी चालू है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होने वाली है, इसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। फन फैक्ट देखेंगे, पिछले एडिटोरियल के क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और नया सा एक क्वेश्चन मिलेगा। सारे आर्टिकल्स डिटेल में डिस्कशन करने के बाद अंत में आपको मिलेगा वोकेबलरी, जो आपकी राइटिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं, पहला जो आर्टिकल है वो एनाटॉमी ऑफ अ रिसेट। तो देयर इज नाउ अ म्यूचुअल recognition in both in India and China that a posture of hostility has undermined their interest। तो यहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो समिट होने वाली है उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। नो डाउट यहाँ पे इंडिया और चाइना कंपटीटर्स भी है, लेकिन कोऑपरेशन से जो डिस्कॉर्ड्स है उनको रिमूव कर दिया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, 3 वर्ड्स के ऊपर, कंपटीशन, कोऑपरेशन और डिस्कॉर्ड। तो इस आर्टिकल को डिटेल से पढ़ेंगे, किस तरह से समिट्स का रिजल्ट आता है और किस तरह से बेनिफिट मिलता है दोनों नेशंस को। इंटरनेशनली भी इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इन सारी चीज़ों को इस आर्टिकल के अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज पेपर 2। ओके दोस्तों, दूसरा जो आर्टिकल है वो अनपैकिंग द दलित एंग्स। तो एंग्स मींस एंग्जाइटी। यहाँ पे बहुत बात कर रहे हैं दलित जो कम्युनिटी है, वो कहते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है लेड बाय बीजेपी, वो इस तरह की एक्टिविटीज करती है जिससे कि दलित कम्युनिटी को सप्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म हुई है करंट गवर्नमेंट की और उनकी बनाई गई सारी पॉलिसीज और जिस तरह से उन्होंने गवर्नेंस अब तक संभाली हुई है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल के अंदर दी गई है। इसके अलावा यहाँ बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर से लेकर जो करंट जो चेंजेस देखने को मिले हैं, जो एट्रोसिटी एक्ट के अंदर जो उसको डाइल्यूट करने की जो एक्टिविटी इन लोगों के द्वारा जो बताई जा रही थी वो हुई है, वहां तक की सारी डिस्कशन इस आर्टिकल के अंदर है। इसके ऊपर हमने काफ़ी एडिटोरियल्स देखे हैं, तो इसके ऊपर कुछ एक्सट्रैक्ट करके हम डिटेल से नहीं देखेंगे। तो जो तीसरा और जो चौथा आर्टिकल है वो है जजमेंट डे। तो यहाँ पे जो हमारे जस्ट सिस्टम है, न्याय प्रक्रिया है हमारे देश की, उन्होंने गॉडमैन आसाराम जो माने जाते हैं, आसाराम वो गॉडमैन माने जाते हैं, तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी है जिसकी वैलिडिटी है 20 इयर्स। उनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने 16 साल की एक लड़की का रेप किया था 2013 के अंदर। तो उसी गुनाह के अंतर्गत, अलग अलग दूसरे भी गुनाह के अंतर्गत उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है। हाल की उनकी जो एज है वो 77 इयर्स है। इसके अलावा जो कोर्ट है वो ये कहती है कि आप चाहे कोई भी पोजीशन को बिलोंग करते हैं, आपका बैकबोन चाहे कुछ भी हो, आप छोटे इंसान हो या बड़े इंसान हो, आप सेलिब्रिटी हो या फिर आपके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप रेप या फिर कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे जिससे कि सोसाइटी के अंदर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले, तो आपको न्याय व्यवस्था से बचाया नहीं जा सकता। आपको इसका जो भी रिजल्ट्स है वो सक्सेसफुली इसने निर्णय दिया है अभी कोर्ट ने। और यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ ने ये प्रूव किया है कि भारत के अंदर एवरी सिटीजन इज इक्वल। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि इन्होंने जो एक्टिविटी की है वो एक इविल स्पिरिट एक्टिविटी के तौर पे यहाँ पे बताई गई है आर्टिकल के अंदर। चौथा जो आर्टिकल निकल के आता है ये है सेविंग अफगानिस्तान। तो यहाँ पे डिमांड हो रही है कि अफगानिस्तान को बचाया जाए। जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स है, यूएसए, रशिया,
इवन नेबरिंग कंट्रीज जैसे चाइना, पाकिस्तान। तो जिस तरह से सिचुएशन है अफगानिस्तान के अंदर, उन चीज़ों को सुधारने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, यहाँ पे इसके ऊपर आर्टिकल दिया गया है कि तालिबान का जो आतंक मचा है अफगानिस्तान में उसको कैसे अंडर कंट्रोल लाया जा सके। अफगान के जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, उन्होंने तालिबान को इनविटेशन दी थी कि आप आइए हमारे साथ चर्चा विचारणा करें और यहाँ पे पीस एस्टैब्लिश करने के लिए हमारी हेल्प करे। लेकिन जो प्रपोजल दिया गया था अशरफ गनी के द्वारा वो तालिबानीज ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो आने वाले स्प्रिंग के सीजन्स है उन सीजन्स के अंदर जो अमेरिका ने यहाँ पे जो फोर्स भेजी है उसके ऊपर हम काफ़ी सारे ऑफेंसिव एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। तो इस आर्टिकल के ऊपर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि हाल की जो सिचुएशन है अफगानिस्तान के अंदर और कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं तालिबानीज के साथ। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। काबुल में जो रिसेंटली जो टेररिस्ट वायलेंस एक्टिविटीज़ हुई है उसके ऊपर भी इस आर्टिकल में हम नज़र डालेंगे। तो अफगानिस्तान को कैसे बचाया जा सकता है इसके ऊपर ये आर्टिकल है। इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड ये टॉपिक है, जनरल स्टडीज़ 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं दोस्तों, जो पिछले एडिटोरियल में क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, किन्होंने इसको डिस्कवर किया है। तो यहाँ पे हम आपके लिए पिछले एडिटोरियल के क्वेश्चन का आंसर लेके आए हैं। लीज मैकनर है, ऑटो हैन है और जो फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन है उन्होंने 1938 के अंदर डिस्कवर किया था न्यूक्लियर फ्यूजन को जर्मनी के अंदर, और यही एक्सपेरिमेंट की बदौलत एटॉमिक बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। इन तीनों में से ऑटोमन हैन को इस चीज शोध के लिए, इस इन्वेंशन के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसके अलावा लीज हैटरमैन जो है वो एक लेडी है, उनको ये नहीं मिला क्योंकि वो बिलोंग करती थी यहूदी ग्रुप को। इसके अलावा जो फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन है वो एक सपोर्टिंग प्लेयर थे इस डिस्कवरी के अंदर। इसके अलावा आज का जो फन फैक्ट है, इन द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट द लाइफ साइज स्टैच्यू ऑफ Tathagat Buddha were craved. Until then, the Buddhist existence was shown in the form of symbols like lotus and umbrella etc. तो जो गांधार स्कूल जो शैली थी वहाँ पे पहली बार लाइफ साइज स्टैच्यू था तथागत बुद्धा का देखने को मिला। कि लाइफ साइज स्टैच्यू इज दैट कि जैसे अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जिस तरह से हाइट, बॉडी, वेट होता है उसी तरह की साइज की स्टैच्यू वहाँ पे मिली तथागत बुद्धा की। उससे पहले जो बुद्धिस्ट थे वो लोग बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे लोटस के तौर के ऊपर, अम्ब्रेला के तौर के ऊपर। आज के लिए जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, व्हाट इज द जूस आइडियोलॉजी ऑफ नॉर्थ कोरिया, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपका जवाब सही रहा तो हम आपका आंसर ये फन फैक्ट वाली स्लाइड के अंदर इंक्लूड करेंगे। डिटेल से देखते हैं सेविंग अफगानिस्तान आर्टिकल के अंदर क्या कंटेक्स्ट दिया गया है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, ग्लोबल और रीजनल पावर को अभी ग्रेट गेम खेलने से बाज आना चाहिए और एस्टैब्लिश करनी चाहिए पीस को अफगानिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे बात होती है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इन द फर्स्ट 3 months of 2018 was around 2258। तो जो यूएन का असिस्टेंट मिशन है अफगानिस्तान में जो अभी चालू है, तो जो 2018 का जो पहला क्वार्टर रहा है 3 महीनों का, उसके अंदर 2258 ऐसी एक्टिविटीज पाई गई है जिसमें से 763 लोग मर गए और 1495 लोगों को इंजरीज देखने को मिली है। जो साउथ एशिया पॉलिसी बनाई थी यूएस ने और जो अनाउंस की थी पिछले साल, उसके अंदर सबसे ज़्यादा फोकस किया था अफगानिस्तान के ऊपर और इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था हिंदुस्तान ने, नई दिल्ली से और काबुल ने। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो गेम चेंजर साबित हो सकती थी, लेकिन अभी जो रिजल्ट्स है वो पॉजिटिव देखने को नहीं मिले हैं। कहीं ना कहीं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कहता है कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान का नेबरिंग कंट्री है वो टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए डूरेंट लाइन एक्टिविटी जहां पे होती है, तो टेररिज्म एक्टिविटीज को बूस्ट अप करने के लिए पाकिस्तान काफी फंडिंग्स करता है। तो काबुल, वहां पे जो काबुल में भी टेररिस्ट वायलेंस एक्टिविटी हुई थी थोड़े समय के पहले ही काबुल में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। उसके अंदर भी वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके अंदर भी 57 यानी कि 57 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और यहाँ से तालिबानियों ने एक मैसेज दिया था, इस्लामिक स्टेट ने एक मैसेज दिया था कि
काबुल के अंदर, इवन पूरे अफगानिस्तान के अंदर हम लोगों को अपोज करते हैं। जो अमेरिका ने ये पॉलिसी यहाँ पे लागू की है, यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंट पॉलिसी, तो उसका हम विरोध करते हैं। और आने वाला जो वक्त रहेगा उसके अंदर हम इससे भी ज़्यादा दमदार और बढ़िया तरीके से धमाके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ये चीज़ पसंद नहीं है। जो करंट अफगानिस्तान की सिचुएशन है, डेमोक्रेटिक सिचुएशन, वो काफ़ी फ्रजाइल है। और आने वाले जो सालों, अगर नेक्स्ट ईयर के अंदर जो इलेक्शंस होने वाले हैं, इसके अंदर भी वायलेंस देखने को मिल सकता है। और अफगानिस्तान में अगर कोई कम्युनिटी सबसे ज़्यादा सफ़र करती है तो वो है शिया मुस्लिम्स, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स उनको काफ़ी एंडेंजर भी करती है काबुल की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है उनसे। देखते हैं डेमोग्राफिक सिचुएशन किस तरह से अफगानिस्तान में। देखिए तो ये पूरा अफगानिस्तान का मैप है। तो ये जो बॉर्डर्स है, यहाँ पे ज़्यादातर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। ये गवर्नमेंट यूटिलाइज एरिया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कमांड ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे अलग अलग तरह प्रजातियों के लोग रहते हैं, जैसे पाश्तून, ताजिक, हज़ारा, उज़्बेक, तर्कमेन, बलूच, ऐमक, नूरिस्तानी वगैरह कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ग्रेट गेम क्या खेला जा रहा है उसके ऊपर हम एक नज़र डालते हैं। द ग्रेट गेम चेंजिंग एक्टिविटीज जो है वो ये है कि यूएस का कहना है कि जो अफगान की फोर्स थी और 2015 के वक्त पे अगर देखा जाए तो 75% कंट्रोल कर सकती थी वहां की सिचुएशन को, लेकिन जो करंट सिचुएशन है वो अब 50% से थोड़ी सी ज़्यादा है कि वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है वो वहां के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और जो अफगानिस्तान का जो लैंड है वहां पे सब लोग आके अलग अलग तरीके से गेम प्ले कर रहे हैं। तो जो सिचुएशन है वो स्टार्ट होती है यूएस रशिया टेंशन से, कि यूएस और रशिया एक तरह से आमने सामने है। रशिया अपोज नहीं कर रहा है बल्कि यूएस अपोज कर रहा है। तो ये चीज़ें अफगानिस्तान की जो लैंड है वहाँ पर भी देखने को मिलती है। अल कायदा, इस्लामिक आईएस, इस्लामिक स्टेट्स वगैरह के जो टेररिस्ट ग्रुप है वह उनकी जड़ें यहीं कहीं से ही तो स्टार्ट होती है। और ईरान से लेके अरब कंट्रीज तक, आने आसपास के सारे कंट्रीज तक यहाँ पे इनकी पहुंच बढ़ी हुई है। इवन जब इंडिया भी अफगानिस्तान से कुछ रिलेशंस अच्छे करना चाह रहा है तब पाकिस्तान जाके वहाँ की टेररिस्ट एक्टिविटी को बूस्ट अप करता है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली है कि भाई 2008 से लेके 2008, 9, 14 और 17 के अंदर हमारी एम्बेसी के ऊपर, इंडियन कंसल्टेशन इन हेरात प्रोविंसेस के ऊपर, और फिर से हमारी जो काबुल के अंदर एम्बेसी है, एम्बेसी ऑफिस ऑफ इंडिया है काबुल के अंदर, वहाँ पर कई बार अटैक्स, बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और आसपास की जगहों पर भी बॉम्बिंग और बॉम्ब ब्लास्ट जैसी एक्टिविटीज देखने को मिली है। तो यहाँ पे आप मैप देखिए कि तालिबानीज की जो प्रेजेंस है अफगानिस्तान में डिस्ट्रिक्ट वाइज वो कहाँ कहाँ है और वो किस तरह से अटैक करते हैं। वो अटैक करते हैं, डेडली सुसाइड अटैक्स करते हैं, कार बॉम्ब अटैक्स करते हैं और टारगेटेड किलिंग करते हैं। तो ये जो हेरात का रीजन है यहाँ पर भी एक बार बॉम्बार्डिंग हुई थी। हमारी जो ऑफिस है वहाँ से नज़दीक में, काबुल में काफ़ी बार हमारे यहाँ पे एम्बेसी ऑफिस के ऊपर बॉम्बिंग हुई है। यहाँ पे तो जो रेट है उस रेट को किस तरह से डिफाइन किया गया है स्पीक के अंदर, हाउ द डिस्ट्रिक्ट ब्रेकडाउन्स ओपन तालिबानी प्रेजेंस इज गवर्नमेंट हेल्ड एरिया। तो हाई, लोअर, मीडियम 3 कैटेगरी के अंदर दिया गया है, जहां पे एक सप्ताह में 2 या उससे ज़्यादा, मिनिमम 2 बार जहां पे अटैक होता है, ऐसे 15% डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद जहाँ पे महीने में 3 दफ़ा मिनिमम अटैक होता है, ऐसे 20% डिस्ट्रिक्ट है। और जो लो रेट कहा गया है तालिबानी की प्रेजेंस को नोटिस करने का, वहाँ पे कहा गया है कि 3 महीने में एक बार कुछ छोटी बड़ी हरकत देखने को मिलती है, अटैक्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे 31% डिस्ट्रिक्ट्स है। तो गवर्नमेंट की 30% ऐसी यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिलता है इन स्टेट्स के बीच में। और जो तालिबानीज है वो ओवरऑल 4% रीजन में एक्टिविटीज करते नजर आ रहे हैं। तो ये था पूरा आर्टिकल। यहाँ पे देखते हैं एनाटॉमी ऑफ रीसेट। तो यहाँ पे म्यूचुअल रिकॉग्निशन को ध्यान में रखते हुए इंडिया और चाइना की जो अभी इंटरेस्ट है उसके ऊपर डिस्कशन होगी जब वो लोग ये समिट के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो हमारे जो रिलेशन है इंडिया चाइना रिलेशन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो कोई सिंगल थीम के ऊपर डिस्कशन नहीं होगी,
क्योंकि दोनों कंट्रीज जानते हैं काफी सारी कॉन्ट्राडिक्टरीज नेचर है हम दोनों के बीच में, हमारे रिलेशंस के बीच में। तो तीन चीजों के ऊपर ये आर्टिकल सबसे ज्यादा फोकस करता है, कंपटीशन, कोऑपरेशन, डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पे जो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो ट्रेड रिलेटेड कंपटीशन है उसके ऊपर डिस्कशन होने वाली है। कोऑपरेशन, अगर दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे, जो भी इश्यूज है उनको साइड अप करके डिस्कस करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और जो डिस्कॉर्ड है, जैसे कि दोनों कंट्रीज, अगर स्पेसिफिकली चाइना का ही देखें तो चाइना जहां जहां पे हम जाते हैं वहां वहां पे हमारी रेपुटेशन और पावर्स को कम करवाने के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज अगर चाइना छोड़ दे तो क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो इंडिया ने जो BRI है उसके अंदर काफी देखने को मिला था कि बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो है सीपेक वाला, कि जहां पे जम्मू कश्मीर से रोड जाने वाला था, तो उसको भी चाइना ने थोड़ा सा समझा और फिर उसको अफगानिस्तान के मीडियम से पास ऑन करवाने का डिसीजन लिया। उसके बाद इंडिया ने जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अपनी प्रेजेंस नोटिस करवाई, एंट्री ली। उसके अलावा जो ड्रामेटिक क्राइसिस देखने को मिली डोकलाम की, वहां पर भी सुधार देखने को मिला। नॉर्थ ईयर फ्रंटर पे भूटान, इंडिया और चाइना के बीच में जो इश्यू चल रहा है डोकलाम का, तो वहां पर थोड़ी सी पॉजिटिव साइड्स देखने को मिली। इसके अलावा जो एक्सेलरेशन ऑफ मल्टीलेटरल कोऑपरेशन इन ब्रिक्स फॉर्मेट, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव साइड्स देखने को मिले। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वहां पे थोड़ी फोकस ज्यादा की जा रही है कि किस तरह से बूस्टअप किया जा सके और दोनों नेशन के बीच में जो कंट्रोवर्सीज है उसका अंत लाया जा सके और एक नए तरीके से कोऑपरेटिवली आगे बढ़ने के लिए जो एक्टिविटीज करनी चाहिए उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिए जाने की चर्चा होने वाली है इस समिट के अंदर। तो यहाँ पे जो बिल्डअप ऑफ नेगेटिविटी है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि जो इंडिया और चाइना के रिलेशन है उसके अंदर क्या क्या नेगेटिविटीज है, तो उसके ऊपर ये डिस्कशन करेंगे। देखें कि किस तरह से जो मेन रीजन है सिस्टमैटिक बिल्डअप ऑफ नेगेटिव इमेज ऑफ हाउ ईच साइड व्यू द अदर्स फॉरेन पॉलिसी अलोंग विथ अ कोलैप्स इन जियोपॉलिटिकल ट्रस्ट। पहले तो एक रीजन ये है कि जैसे हमने बोला डिस्कॉर्ड वाले पॉइंट को डिस्कस करते समय कि सपोज इंडिया जाता है मालदीव्स के पास, मालदीव्स की हेल्प करने के लिए, तो चाइना वहां हमारे बाद में पहुंच जाता है और उनको सबसे ज्यादा वहां पे इन्वेस्ट कर देता है। अगर किसी देश को चाइना अपनी फेवर में करना चाहता है तो क्या करता है, वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है। और ये जो चीज है वो इंडिया इतनी अच्छी तरीके से नहीं करती। इसके अलावा काफी सारी एड्स, वर्क बेनिफिट्स, फ्री ट्रेड्स वगैरह की ट्रीटी साइन कर लेता है, जिससे जियोपॉलिटिक्स में इंडिया से ज्यादा ट्रस्ट चाइना कहीं किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ एस्टैब्लिश करने में पॉजिटिव रहता है। जैसे नेपाल में आप देख लीजिए, म्यांमार में देख लीजिए, फिर श्रीलंका में देख लीजिए। पाकिस्तान तो हमारे साथ इतना पीसफुल तरीके से रहता नहीं है, लेकिन अलग अलग जो हमारे कंट्रीज है वहां पे चाइना जाके हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज होगी उनको और जियोपॉलिटिकल ट्रस्ट को हमारी जो है डैमेज करता है और अपनी इमेज को बढ़ा देता है। चाइना करता क्या है, हम अपनी लाइन बढ़ाने के लिए हमारी लाइन को छोटी कर देता है। इस तरह से चाइना हमसे आगे चलने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पे दूसरी जो बात है वो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोफाइल जो है सब कॉन्टिनेंट रीजन के अंदर, उसके अंदर जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोफाइल के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट लेते हैं और इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे चाइना क्या करता है, इंडिया जो है वो अपने नेबरिंग कंट्रीज के अंदर मिलिट्री एंगेजमेंट इतनी ज्यादा नहीं करता, बल्कि आप चाइना का देखें साउथ एशियन रीजन के अंदर श्रीलंका पे, मालदीव्स पे, नेपाल के अंदर तो जो मिलिट्री एंगेजमेंट है चाइना का वो ज्यादा है। तो इसके ऊपर इवन यूएस और जापान ने भी कहा है कि अगर स्ट्रेटेजिकली आप देखें तो ये चीज इंडिया को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है और हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी के अंदर ये एक बाधा के रूप में सामने आ सकती है, क्योंकि काफी सारे आइलैंड नेशंस जो है इंडिया के सदर्न पार्ट के अंदर, तो वहां पे चाइना ने अपना मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश करने के लिए काफी सारी एक्टिविटीज की है।
तो यहाँ पे जो पिछले 2 दशकों से दिल्ली और बीजिंग के बीच यानी कि इंडिया और चाइना के बीच जो भी ऐसे प्रेशरिंग पॉइंट्स थे, यहाँ पे चाइना ने मिलिट्री बेस ज्यादा एस्टेब्लिश किए हैं। लेकिन इससे अगर देखा जाए तो बायलैटरल इंटरेक्शन से इन चीजों के ऊपर डिस्कशन की जा सकती है और मुद्दों को एक्सट्रैक्ट करने के बाद सॉल्यूशंस लाए जा सकते हैं। यहाँ पे जो एक चीज और बताई गई है इस आर्टिकल के अंदर कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप मेंबरशिप जो है, जिसके अंदर इंडिया जब भी कभी कोई चीज कहता है कि भाई पाकिस्तान जो है हमारा नेबरिंग कंट्री और टेरर और जो हाइड्रोलॉजिकल कोऑपरेशंस जनरेट करता है इस हमारे कंट्री के अंदर जो भी सिचुएशन अराइज करता है, तो हिंदुस्तान जब भी पाकिस्तान को पॉइंट आउट करता है तो चाइना अपने वीटो का इस्तेमाल करके कभी हमें सपोर्ट नहीं करता और हमारी बात कभी रखने नहीं देता और इंडिया हमेशा फेल हो जाता है अपने पॉइंट्स को डिस्क्लोज करने के लिए। तो इन सारे मुद्दों को भी चाइना को और छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा जो इंडिया ने जो सीपेक वाली चीज थी उसके अंदर बीआरआई के ऊपर जो बॉयकॉट किया, तो चाइना ने खुद ऐसा पाया कि नहीं, इंडिया की बात सही है और जो इंटरनेशनली फ्लैगशिप इनिशिएटिव है हमारा बीआरआई, तो वहां पे हमें कुछ चीजों के ऊपर देखना चाहिए ताकि हमें कोऑपरेशन नेबरिंग कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन की डिमांड करते हैं तो हमें इस तरह की एक्टिविटीज को छोड़ देना चाहिए। अगर इंडिया और चाइना के बीच के अंदर जो एक्सटर्नल पावर्स है वहां पे कोलैबोरेशंस हो जाती है तो हमें अपनी एक्सपेंसेस जो हम करते हैं एंटी चाइना स्ट्रेटेजी के ऊपर साउथ एशियन रीजन के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, तो वहां पर भी हमें बेनिफिट मिल सकता है और इसका बेनिफिट चाइना को भी मिल सकता है। तो ये जो पूरा आर्टिकल था ये आने वाली समिट के ऊपर है, तो जब समिट्स के रिजल्ट्स निकल के आएंगे तो इसके ऊपर हम और ज्यादा डिस्कशन करेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। तो ये है पूरी की पूरी वोकैबुलरीज जो आपको राइटिंग स्किल, ऐसे राइटिंग्स को इंप्रूव करने में, इवन कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को भी फॉर्मुलेट करने के लिए ये वोकैब्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें, उन लोगों को बोले कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि सब्सक्राइब करने के बाद उनको बेल आइकन प्रेस करने के बाद सारे के सारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सकेगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय।